मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। सिंचाई विभाग और परिवहन निगम में चयनित अभ्यर्थियों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। मुख्यमंत्री आवास में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया पर सीएम धामी का बयान। प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच के व्यक्ति। प्रधानमंत्री का बयान देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने वाला। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान और वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने का आरोप। भाजपा पर सनातन और राष्ट्र की मूल आत्मा को भी कमजोर करने का लगाया आरोप। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का औचक निरीक्षण। वार्ड 52 में अनुपस्थित कर्मचारियों से मांगा जवाब। कहा सफाई में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में बोलते हुए मेक इन इंडिया पर एक बार फिर से जोर दिया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने अमेरिका नाम लिए बिना टैरिफ नीति पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी वह दुनिया में मजबूती से खड़ा हो पाएगा। उन्होंने स्थानीय निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि हमें भारत में ही बनाना है और भारत के लिए और दुनिया के लिए। इस बयान को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति के बाद उनका यह बयान देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने वाला है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब हम खुद उत्पादन करेंगे और आयात पर निर्भरता कम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश के अंदर कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए देश तैयार है। ये नया भारत है, ये हर प्रकार की चुनौती को पार करेगा, हर चुनौती को अवसर में। देहरादून में सिंचाई विभाग और उत्तराखंड परिवहन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कई पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने सभी चयनित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चयनित युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी समर्पण भाव और मनोयोग के साथ जनसेवा करेंगे। साथ ही सभी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। ज्योतिर्मठ से पहले पैनी खनोटी नाले के समीप बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हालत बद से बदतर हो गई है। निर्माणाधीन पुल के पास करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क पूरी तरह से दलदली हो गई है। जगह जगह जलभराव और कीचड़ से हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे यह मार्ग अब दुर्घटना संभावित क्षेत्र बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा पर आने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो यह सड़क जानलेवा साबित हो रही है। दिन भर में कई वाहन दलदल में फंसकर फिसल जाते हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक प्रशासन से लगातार इस खतरनाक स्थिति पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब अगर जल्द सुधार कार्य नहीं हुआ तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजधानी देहरादून में जल्द ही स्वचालित पार्किंग की शुरुआत होने जा रही है, जिससे शहर की बढ़ती पार्किंग समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यह आधुनिक पार्किंग प्रणाली अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी, जो वाहनों को लिफ्ट या रैक सिस्टम के माध्यम से तेजी और कुशलता से पार्क करेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला देहरादून के व्यस्ततम इलाकों में पार्किंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में यह स्वचालित प्रणाली जगह का अधिकतम उपयोग करते हुए समाधान प्रदान करेगी। 3 प्रमुख स्थानों पर पार्किंग सुविधाएं तैयार की गई हैं। इसमें लेसडाउन चौक से गांधी पार्क और परेड ग्राउंड से बीच लेसडाउन चौक, तिब्बती मार्केट के सामने, कोरोनेशन अस्पताल परिसर में इन सभी स्वचालित
पार्किंग सुविधाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। स्पॉट्स पे फर्स्ट फेज में मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग को टेकअप किया गया था। कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी हैंडओवर किया जा चुका है। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पब्लिक पार्किंग के लिए स्पेस रिलीव हो चुका है। सेकंड हमारा परेड ग्राउंड आउटर, उसका भी कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड है हमारा तिब्बती मार्केट, उसका ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। और फोर्थ है हमारा बिहाइंड सीडीओ ऑफिस विकास भवन, जहाँ पे अत्यधिक संख्या में हमारे अधिकारी लोग बैठते हैं, स्टाफ है और पब्लिक का आवागमन होता है। तो 4 स्पॉट पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्द पब्लिक को डेडिकेट की जाएंगी ऑनरेबल सीएम द्वारा ये सभी ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग। लक्सर नगर में परिवहन निगम का बस अड्डा बने हुए 4 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को इसका कोई ठोस लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। बस अड्डा बन जाने के बाद भी नए रूटों पर सरकारी बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल केवल लक्सर हरिद्वार रूट पर पहले की तरह अनुबंधित बसें ही चलाई जा रही हैं, जबकि लोगों को लक्सर रुड़की, लक्सर खानपुर, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे रूटों पर भी बस सेवा की उम्मीद है। रहे हैं कि मतलब जैसे यात्री हैं जिनके लिए ट्रेन मतलब नई सुविधा मिल पाती है, तो कम से कम बस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि मतलब यहाँ से कोई यात्री परेशान ना हो और अपना बस से अपना स्वस्थ स्थान पर पहुँच पाए। तो प्रशासन को मतलब इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। परिवहन निगमों की बसेस जो है मुख्यतः राष्ट्रीय मार्गों के लिए ही अनुमान्य होती है। लक्सर के लिए हमारे हरिद्वार बस स्टेशन से और देहरादून से सीधी भी सेवाएं उपलब्ध है, जो लोकल है, जो हरिद्वार और लक्सर बस अड्डे को जोड़ती है। यानी कि लक्सर को अपने केंद्र हरिद्वार से जोड़ती है, जहाँ पे हर तरह की बस उपलब्ध होती है। और राष्ट्रीय की जो मार्ग नहीं है उसके लिए अनुमति वहाँ है और अन्य राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा लक्सर में उस तरह का जनगणना तो नहीं है कि वहाँ पे लंबी दूरी की बहुत सारी वाहनें चलाई जा सके। लक्सर का जो मुख्य पैसेंजर है वो लोकल मार्गों का ही है और उतनी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उतनी गाड़ियाँ चलाई जाती है। देहरादून के कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मित्तल ने रेसकोर्स निवासी आर्यन वालिया के पिता को झांसा देकर उनकी करोड़ों रुपए की जमीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक को दिलाई और निदेशक बना दिया। इसके बाद साल 2019 में कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर फ्लैट खरीद दिखाया गया, लेकिन असल में रकम हड़प ली गई। मित्तल के खिलाफ अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं अपनी पत्नी के साथ देश से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एलओसी जारी कर दी है और रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। फिलहाल पुलिस और ईडी दोनों एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है। और इसकी जब प्राथमिक जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस मनी लॉन्ड्र करके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्राथमिक जांच में जो अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त हुई और जो तथ्य आए, तो उसके आधार पर मुकदमा थाना राजपुर में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट से प्रकरण में पहले भी पूर्व में 9 मुकदमे इसमें टोटल दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी जनपद स्तर से पूर्ण कर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत को संगठन कार्यकर्ताओं और नेताओं की एकजुट मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस टीम की लगन और समर्पण की जीत है। रावत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वार्म अप यात्रा निकाली थी, जिसमें झूठ लूट की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारों से कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया। मैंने टीम को मैदान में उतरने से पहले एक्सरसाइज करवाई। असली श्रेय तो उस मेहनत को है जो नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं ने दिखाई। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब जनता सत्ता की बेईमानी और वादा खिलाफी को पहचान चुकी है। पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत है। हमारे कार्यकर्ताओं को है और हमारे नेतागणों को है, संगठन को भी है
तीनों के समन्वय से संभव हुआ है। मैंने तो खाली एक मोबिलाइज करने के लिए, एक जस्ट टू टेस्ट द वाटर, एक यात्रा निकाली। झूठ लूट फूट की सरकार नहीं चलेगी, तो ताकि कार्यकर्ता जरा सा वार्म अप हो जाए। तो मेरी तो 3-3.5 महीने की वार्म अप एक्सरसाइज थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। जो है 2027 का भी अभी से अब तो आगाज हम, क्योंकि भाजपा की जो इस समय बेईमानी कर रहे हैं, सत्ता बेईमानी का वो कर चल रहा, ये कांग्रेस के लोगों को, वर्कर को 2027 के चुनाव के लिए तैयार कर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे के राजनीतिक और सांप्रदायिकीकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई राजनीतिक चाल का हिस्सा है। रावत ने कहा कि मालेगांव और मुंबई बम धमाकों में पहले जिन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था, वे बाद में अदालत से बरी हो गए, लेकिन उन धमाकों में मारे गए निर्दोष लोगों का असली दोषी आज भी सामने नहीं आ पाया है। उन्होंने महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार सच्चाई सामने लाने में असमर्थ है, तो यह जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था दोनों की विफलता मानी जाएगी। गांव वाले में भी जो है ब्लास्ट हुआ, लोग मरे, वो हकीकत है। तो जो मरे हैं, भारतीय राज्य को उन मरे हुए लोगों के आत्मा के साथ, और जो उनके परिजन हैं, जो दुखी परिजन हैं, उनको तो ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हत्यारा कौन है। यदि राज्य सरकार नहीं बता पा रही है, तो उसको देखिए, चीज़ों को तार्किक तरीके से लेने के बजाय भाजपा जो है उसमें अपना बोर्ड देखती है, वो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। तो मैं उनके इस प्रयास की निंदा करता हूं। हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये उसके लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण प्रणाली को लेकर सख्त हो गई है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीलरों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों को जबरन राशन रोके जाने या ब्लैकमेलिंग जैसी शिकायतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कमलेश रमन ने चेतावनी दी कि यदि कोई डीलर गलत तरीके से राशन वितरित करता है या काला बाजार में राशन बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही राशन का लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है, उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो। इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। महापौर सौरभ थपलियाल ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 52 अजबपुर सरस्वती बिहार में औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर की जांच कर अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांग कर और मौके पर मौजूद सुपरवाइजर को सफाई व्यवस्था सतत बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय पार्षद सोहन रौतेला के साथ क्षेत्रवासियों से संवाद भी किया। मेयर ने कहा कि नगर निगम सफाई व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस आरक्षी लिखित भर्ती परीक्षा आज जिले के 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित हुई। परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई। केंद्रों में मोबाइल, डिजिटल वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
तरफ से जो पुलिस जो आरक्षी की जो रिटर्न एग्जाम है वो चंपावत में 5 सेंटर्स में होने जा रही है। इसमें कुल 1549 बच्चे परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसमें सभी जो हमारे केंद्र हैं पांचों के पांचों केंद्रों का नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया था, जिसमें केंद्र में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। सीसीटीवीज वहाँ पे लगे हुए हैं पर्याप्त मात्रा में। वहाँ पे पुलिस की तरफ से एक सब इंस्पेक्टर, एक एडिशनल एसआई और 4 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक लेडी कांस्टेबल, इनकी तैनाती पर केंद्र पे की जा चुकी है तथा ट्रैफिक प्लान भी बनाया जा चुका है। किच्छा के धादा फार्म क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए कमलेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर की थी। युवक को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो मामला उजागर हुआ। बताया जाता है कि युवक शराब पीकर आए दिन पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने यह साजिश रची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। बता दें किच्छा के धादा फार्म क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए कमलेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित हेमकुंड साहिब में इस साल भी श्रद्धालुओं की आस्था का अभूतपूर्व ज्वार देखने को मिल रहा है। सप्त श्रृंग हिम शिखरों के बीच बसा यह पवित्र स्थल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित है। अब तक यहां 2,29,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हर दिन गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे इस आध्यात्मिक धाम की यात्रा पर देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। तीर्थयात्री हिम सरोवर में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कमल और फेन कमल जैसे दुर्लभ पुष्पों की छटा का भी आनंद ले रहे हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुसार इस साल यात्रा के समापन पर 10 अक्टूबर को कपाट बंद किए जाएंगे। यह स्थल न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। चंपावत जिले में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में सीओ टनकपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में टनकपुर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ कुमार यूनिट की टीम ने संयुक्त चेकिंग के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास 2 नशा तस्करों को 4 किलोग्राम से भी अधिक अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। एसपी चंपावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2025 से अब तक पुलिस 15 करोड़ से ज्यादा की नशीली सामग्री बरामद कर चुकी है, जिसमें चरस, स्मैक, एमडीएम और अफीम शामिल है। चंपावत में लगातार ड्रग्स फ्री देवभूमि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है उसके तहत कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में कल एसटीएफ और टनकपुर पुलिस इनकी ज्वाइंट टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया टनकपुर स्टेडियम के पास से, जिनके पास से 4 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। इन 2 व्यक्तियों का नाम है कबीर गरगाल और दूसरा अभियुक्त जो है उसका नाम है जय बहादुर धामी। इन दोनों के पास से क्रमशः कबीर गरगाल के पास से 3 किलो 150 ग्राम इतनी चरस बरामद हुई है और अभियुक्त जय बहादुर धामी के पास से 880 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों के पास से कुल 4 किलोग्राम से ऊपर चरस की बरामदगी हुई है। इनको दोनों को हिरासत में लेकर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिनका रिमांड लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया। पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकांश भाजपा समर्थित एवं पार्टी की विचारधारा का पालन करने वाले प्रत्याशियों की विजय हुई है। भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं की ओर से आतिशबाजी करके और मिष्ठान वितरित करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ विकास को इस चुनाव में मिली विजय का ठोस कारण बताया जा रहा है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रहे हैं।
से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में, उसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ मुख्य चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आई है, आगे भी हम लोगों का साथ लगातार देती रहेगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को लेकर दिए गए बयान को लेकर जहां प्रेमानंद महाराज का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं साध्वी प्राची उनके समर्थन में उतर आई हैं। साध्वी ने कहा कि अब महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बनाए रखती हैं और मेरठ जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध भी कर देती हैं, जो समाज के गिरते नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। साध्वी प्राची ने कहा कि जब समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रेमानंद महाराज ने अगर सच्चाई उजागर की है तो उसे गलत कहना अनुचित है। प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं बहुत सम्मान करती, पूरा समाज करता है और उनकी जो वक्तव्य होता है, उनकी जो प्रवचन होता है वो बहुत अच्छा होता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। पूज्य महाराज जी ने किस उसको प्रकरण को लेकर की ये बात कही, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई है कि जो बेटियां अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, कई बॉयफ्रेंड रख रही है, वो घर नहीं बसा सकती। ये बात बिल्कुल सच है और ये ठीक कहा है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने, ये गलत नहीं कहा है। पति परमेश्वर होता है और जब शादी के बाद 4 बॉयफ्रेंड 5 आएंगे तो घर कैसे बसेगा उसका। इसीलिए जरूरी है कि भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत बेटियां अपना घर। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।